महाराष्ट्र राज्य की सीमा से लगे रजे गांव में बालाघाट पुलिस महानिरीक्षक केपी वेंकटेश्वर राव ने पुलिस चौकी का शुभारंभ किया। इस चौकी के प्रारंभ होने से स्थानीय लोगों की समस्या का जल्द निराकरण होगा। वहीं क्षेत्र में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने में भी पुलिस को मदद मिलेगी। चौकी के शुभारंभ अवसर पर पुलिस डीआईजी इरशाद वली, एसपी जयदेवन ए, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले को गोंदिया महाराष्ट्र राज्य के स्टेट हाईवे से यह मार्ग जोड़ता है। रज्जे गांव में स्थानीय लोगों और समाज सेवियों के द्वारा काफी सालों से पुलिस चौकी की मांग की जा रही थी। चौकी के प्रारंभ होने से पुलिस विभाग को अपराधों पर अंकुश लगाने में सहायता मिलेगी। वहीं अंतर्राज्यीय स्तर पर कई तरह की आपराधिक घटनाओं को रोकने और अपराधियों को पकड़ने में भी पुलिस विभाग को मदद मिलेगी। शुभारंभ अवसर पर पुलिस आईजी ने बताया कि क्षेत्र के लोगों को अब किरनापुर जाने की जरूरत नहीं होगी। जो भी समस्या होगी उसकी शिकायत का यहाँ चौकी पर ही निराकरण किया जाएगा। उसका निराकरण भी तुरंत किया जाएगा। जुर्म होने पर बस और वाहनों को वायरलेस से सूचना देकर यहां पर बैरियर लगाकर रोक लिया जाएगा, जिससे अपराधियों को पकड़ने में सफलता मिलेगी। के लोगों के मन में उनको अगर कोई उनके यहाँ कोई उनकी कष्ट है, उनकी जो भी पुलिस से रिलेटेड शिकायत है वो यहाँ के तुरंत कर सकते। ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं, यहाँ से किरनापुर भी जाने की आवश्यकता नहीं, लांजी जाने की आवश्यकता नहीं। यहीं आके वो अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, उनका निराकरण तुरंत हो जाएगा। ये हम आशा करते हैं। यहाँ के ग्रामीणों को, यहाँ के पब्लिक को, यहाँ के पत्रकार लोग उन्होंने काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया कि यहाँ चौकी आने के लिए। आप मैं उन सबको मेरे तरफ से हृदयपूर्वक साबित होगी। इसमें क्या है, अगर मान लो हमको किसी को पकड़ना है, कोई करके जा रहा है, जुर्म करके जा रहा है, तो हम तुरंत वायरलेस से बोल सकते, तो यहाँ बैरियर लग जाएगा। तो यहाँ पे बसों को और वाहनों को लोगों को चेक कर सकते हैं, संदिग्ध लोगों को। इसमें हमको तुरंत, नहीं तो वहाँ से किरनापुर से आने में काफ़ी समय लग जाता था, तो इसमें काफ़ी हमको सुविधा मिलेगी। वाराणसी रामपायली मार्ग पर गत दिवस एक सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये दोनों युवक मोटरसाइकिल में सवार होकर कॉलेज की ओर जा रहे थे। इसी बीच गाय से बचने के चक्कर में दोनों युवक पीछे से आ रहे ट्रक की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। नगर में घूमते आवारा पशु एक बार फिर 2 युवकों की मौत का कारण बन गए। वाराणसी नगर के वार्ड नंबर 1 स्थित एफसीआई गोदाम के पास शुक्रवार की दोपहर तेज रफ्तार बाइक में सवार 2 युवक एक ओवरलोड ट्रक को ओवरटेक करने के बाद गाय से टकराकर ट्रक की चपेट में आ गए, जिससे दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 4 निवासी अलवीरा धुर्वे और बीड़ी कॉलोनी निवासी अजय बंसोल कॉलेज की ओर जा रहे थे। इसी बीच यह हादसा हुआ। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कार्यवाही के बाद शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। एक ट्रक के द्वारा एक्सीडेंट किया गया, इसमें 2 लड़कों की मृत्यु हुई है। इसमें एक का नाम है अलवीर सिंह धुर्वे और एक अभी अज्ञात है। सर कहाँ पर हुई है घटना? ये एफसीआई गोदाम के सामने हुआ है। सर दोनों कहाँ के रहने वाले हैं? ये 12 सिडनी के रहने वाले हैं। सर ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जानकारी? हाँ, ट्रक मिल गया है, ट्रक को थाने में खड़ा करवा दिया गया है सुरक्षित, और कौन ड्राइवर है अभी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। खसरा और रूबेला के प्रति सुरक्षा प्रदान करने के लिए 15 जनवरी से जिले भर में टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इसे लेकर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थानीय होटल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया से चर्चा करते हुए डॉक्टरों ने अभियान की विस्तृत जानकारी प्रदान की। रूबेला और खसरा जैसी बीमारियों को दूर भगाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान का 15 जनवरी से बालाघाट में भी शुभारंभ होगा। इस दौरान 9 माह से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चों को नजदीकी टीकाकरण केंद्रों पर टीके लगाए जाएंगे। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मीडिया के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय होटल में किया गया, जिसमें डॉक्टरों ने बताया कि जिले में करीब 4 लाख बच्चों को इस टीकाकरण का लाभ दिलाना है। यह दोनों ही घातक बीमारियां हैं जो गर्भावस्था के दौरान प्रसूताओं के माध्यम से बच्चों में पहुंचती है। डॉक्टरों की माने तो पोलियो अभियान से भी बड़ा यह अभियान है, जिसे लेकर प्रशासनिक निर्देशों के बाद लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को टीका लगवाकर रूबेला और खसरा जैसी बीमारियों से निजात दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। जब हमारा शाखाओं का पूरा अभियान पूर्ण हो जाएगा, इसके बाद हम लोग का समुदाय लेवल पे समस्त आंगनवाड़ियों में जाते हैं एमआर वैक्सीन डोज दी है। ये हमारा दूसरा चरण है। तीसरे चरण में भी हमारे छूटे हुए बच्चे हैं, चाहे वो शाखाओं में हो चाहे वो आंगनवाड़ी हो, माँ बाप के माध्यम से उन्हें लाभ किया जाए।
अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के तत्वावधान में शनिवार को महाराष्ट्र के वर्धा जिले के हिंगनघाट में आयोजित विशाल जनसभा संपन्न हुई। इस मौके पर एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में भारत की टैक्स व्यवस्था को प्रतिगामी बताते हुए मोदी और कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। वर्धा जिले के हिंगनघाट तालुका में एपीआई की विशाल जनसभा का आयोजन शनिवार को समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। इस मौके पर वर्धा जिले के लोगों ने एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर का भव्य स्वागत किया। वहीं विजय मानकर ने भी अम्बेडकरी समाज के लिए लंबे समय तक कार्य करने वाले एक वयोवृद्ध का मंच पर सम्मान किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में एपीआई को देश के पहले 15 पार्टियों में लाने की कवायद को लेकर आयोजित इस सभा को संबोधित करते हुए विजय मानकर ने कांग्रेस, भाजपा सहित अन्य राजनीतिक दलों पर जमकर निशाना साधा। विजय मानकर ने भारत की बजटीय व्यवस्था पर विस्तार पूर्वक सभा को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि दुनिया के देशों में बजट का 40% टैक्स लाया जाता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ पर 50 करोड़ वाला भी उतना ही टैक्स देता है जितना कि 10 करोड़ वाला देता है। इसी के साथ ही विजय मानकर ने आदिवासी मूल निवासियों के अधिकारों पर भी अपनी बात रखी। साथ ही रिजर्वेशन और अफर्मेटिव एक्शन पर भी अपने विचार रखे। भारत के बजट को ठीक करना बड़ा आसान है। कैसे आसान है? भारत एकमात्र ऐसा देश है दुनिया का जहां टैक्स जीडीपी रेशियो केवल 17% है। यानी हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है 200 लाख करोड़ का, जो मैं आपको बता रहा हूं आज के प्राइसेस में, उसका केवल 17% यानी 40 लाख करोड़ से कम हम टैक्स में लेते हैं। लेकिन जितनी ओसीईडी कंट्रीज है यानी डेवलप्ड कंट्रीज है, वो लैटिन अमेरिका कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज है या एशियन कंट्रीज है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, वो तमाम कंट्रीज बजट का 20% से कम नहीं, 20% से ज्यादा नहीं, 25% से ज्यादा 40% तक, 25% से आगे 40% तक, ये जितनी कंट्रीज है जो डेवलप्ड कंट्रीज है या डेवलपिंग कंट्रीज है, वो अपने बजट में लाती है। अब हमारे देश में जो हमारा टैक्स सिस्टम है वो प्रोग्रेसिव नहीं, वो रिग्रेसिव है। कैसे प्रोग्रेसिव नहीं, रिग्रेसिव है? कि 10 लाख वाला भी 30% देता है, 1 करोड़ वाला भी 30% देता है। और आप अगर देखेंगे तो हमारे देश में इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है, हमारे देश में कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं है, हमारे देश में टॉबिन टैक्स नहीं है, हमारे देश में ग्रीन टैक्स नहीं है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था में जो हमारी टैक्सेशन सिस्टम है वो टैक्स सिस्टम रिग्रेसिव है, यानी प्रगतिशील नहीं है, प्रतिगामी है। आपकी भाषा में कहो तो प्रतिगामी है, यानी विपरीत परिणाम आता है उसका। तो यदि भारत का जो टॅक्स जीडीपी रेशो आहे जर त्याला आपण 25% वर जर केलं टॅक्स जीडीपी रेशोला, आणि ह्या 3 गोष्टी जर मी सांगितल्यात, वीर वोटर्स इन्कम राईट, सिटीजन्स बेसिक इन्कम आणि E4 S2 S2 R2, तर भारतामध्ये ह्या ज्या 3 गोष्टी आहेत त्याला आपण फार इझिली फंड करू शकतो आणि याच्याने आपली पॉवर्टी आणि इनइक्वालिटी दूर केल्या जाऊ शकतं। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट जिसको हमें समझने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 1, यदि पढ़ेंगे तो एक लाइन नहीं लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कि सीएजी ने ये भाव कहा, सरकार ने ये भाव कहा, भाव कम है या ज्यादा है। और फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा जी ने एक किताब लिखी है इंडिया अनमेड, अभी वो किताब छपी हुई है। और राफेल डील में मोदी जी के ऊपर एफआईआर होना चाहिए करके प्रशांत भूषण और यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी, जिन्होंने वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स लिखा था, जिसको शायद आप याद रखे हैं अभी तक, जिन्होंने ये कहा था कि भाई बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया उस बुक में, वो 3 लोगों ने एफआईआर होना चाहिए मोदी के ऊपर करके सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास सील्ड कवर के अंदर बंद लिफाफे में सीएजी की रिपोर्ट आई। सीएजी की रिपोर्ट फाइनली नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कह दिया कि भाई नहीं ठीक है, हम इसको नहीं देख सकते। और बीजेपी के लोगों ने कहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया इसलिए हमने कोई गड़बड़ नहीं की। यशवंत सिन्हा जी ने यह कहा है अपनी किताब में कि राफेल के प्राइस जो अंबानी की, अनिल अंबानी की कंपनी को दिया गया, उसमें 40% ये प्लेन का प्राइस ज्यादा किया।